नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक सेकेंड। अभी दिख रही है? या हाँ अभी सर। दिखे। ओके ठीक है सिकंद, आप रिकॉर्डिंग चालू कर दो, है ना? ओके, रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे एरेज और इनहेरिटेंस। ओके, उसके पहले जो भी पेन पढ़ाया था उसमें कोई डाउट है क्या? एक्सेप्ट दोज प्रोग्राम्स। नो, लास्ट टाइम आपने पैलिंड्रोम के लिए एक बोला था प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए, वो कर लिया था, उसमें तो कुछ इश्यू नहीं है। पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, ओके, कैसे किया था? लॉजिक बताओगे मुझे? लॉजिक व्हाइल लूप यूज करके किया था उसको। वो व्हाइल लूप सिंपली यूज एक, करके। हाँ, जिसमें एक हाँ। नम के अंदर वैल्यू ले ली और उसके हम्म अलावा व्हाइल लूप क्रिएट करके उसमें कंडीशन थी। एक तो हम्म मल्टीप्लाई करा लिया 10 से वैल्यू को, देन मॉड्यूल निकाल के फिर उसके बाद में उसको इक्वल करा के चेक करवा लिया। ओके ओके ओके। हम्म। तो वो प्रोग्राम आपने खुद से बनाया था या फिर गूगल सर्च करके यूज करके किया था? नहीं, मतलब प्रोग्राम मॉड्यूल निकालने का तो बना चेक किया था, बाकी हम्म कंडीशन वगैरह फिर वो खुद से कर ली थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके ओके। और श्रेयस आपने भी कर लिया था क्या? सर मेरे को पैलिंड्रोम वाला समझ में नहीं आया था, बट रिवर्स नंबर वाला मैं कर चुका हूँ। रिवर्स नंबर वाला आप कर चुके हो? तो यस सर, मैंने पैलिंड्रोम तो फॉर वही होता लूप है यूज किया ना? था उसमें। तो रिवर्स जहाँ सेम होता है वही पैलिंड्रोम हो जाता है ना? अच्छा। जैसे आपने किसी नंबर का पैलिंड्रोम निकाला, हम्म, 1 to 1 हो गया, 1 to 1 का रिवर्स निकाला तो 1 to 1 हो गया, राइट? हाँ हाँ। तो दोनों नंबर सेम है जिसका रिवर्स निकाल रहे हो तो वो पैलिंड्रोम कहलाता है। तो अगर आपने रिवर्स कर लिया है ऑलरेडी और इसको आप ओरिजिनल नंबर से मैच करोगे, अगर वो यस मैच सर। हो रहा है, ओरिजिनल नंबर से मैच करोगे, अगर वो मैच हो रहा है तो वो पैलिंड्रोम हो गया है। जैसे अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, जैसे बन उसमें मॉड लगा के हाँ लूप्स के अंदर मॉड लगा के फिर उसके अंदर उसका रिमाइंडर प्लस करके सम में, नहीं, और फिर रिवर्स वापस जैसे को डिवाइड करना बाय 10। रिवर्स कैसे निकाला? रिवर्स रिवर्स का लॉजिक, रिवर्स आपको रिवर्स तक तो करना ही था। रिवर्स तक तो करने के बाद आपको जैसे रिवर्स आया, 1 to 1 का रिवर्स आया, रिवर्स वाला कर लिया था ना आपने? हाँ, रिवर्स वाला हो गया तो सर उसमें फॉर लूप लगाया था मैंने। हाँ, तो 1 to 1 का रिवर्स 1 to 1 ही होगा। हाँ, पर सर इसमें अच्छा ये ओके। हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ सर। ओके ओके, तो जैसे 1 to 1 का रिवर्स निकाला आपने, तो उसका 1 to 1 का रिवर्स 1 to 1 ही होगा, राइट? तो जो ओरिजिनल हाँ ये नंबर सर। है और जो रिवर्स नंबर है वो अगर सेम है तो दैट इज पैलिंड्रोम। यहाँ पे होता 1 to 5 होता, उसका रिवर्स कितना हो गया? 5 to 1, राइट? तो ये पैलिंड्रोम नहीं यस है। सर। और 1 to 3 to 1 इसका अगर पैलिंड्रोम निकालोगे तो ये भी पैलिंड्रोम है, राइट? राइट सर। इसका अगर इसका रिवर्स निकालोगे तो 1 to 3 to 1, तो ये पैलिंड्रोम यस सर। है ना? यस सर। और कोई डाउट? तो आपने आपका लॉजिक भेजोगे कि मुझे फॉर लूप में आपने कौन सा लॉजिक लगाया? हाँ सर, अभी भेजता हूँ। हाँ, चैट पे डालो तो फिर मैं देखता हूँ। हाँ सर, एक मिनट।
मिल गया? कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे फिर वो, अभी क्लास चालू करते हैं ना। सर मैंने चैट में डाल दिया। चैट में डाल दिया, ओके, 1 सेकेंड। ओके, नम रिमाइंडर नम की रिवर्स रिमाइंडर, ठीक है। बस इसको बाद में ओरिजिनल नंबर से चेक करना था, एक एक कंडीशन लगानी थी, इफ वाली कंडीशन। नम इसमें चाहिए, हाँ, क्योंकि लास्ट इफ में के रिवर्स अंदर तो, लिख देते हैं कि हाँ, फोर लूप खत्म होने के बाद रिवर्स में तो रिवर्स नंबर आ ही गया था ना यहाँ पे, फोर लूप के बाद। बस यहाँ पे हाँ हाँ कंडीशन चेक करनी थी, रिवर्स नंबर नम इज इक्वल टू रिवर्स और नॉट, दैट्स इट। अगर बराबर है तो ठीक है, जैसे। ओके। तो अभी हम देखेंगे कि एरे एरे क्या होता है। आप लोगों ने अपनी लाइक इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे थोड़े एरे वगैरह से, कि एरे क्या होते हैं, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं सी में, कुछ याद है पुराना? सर एरेज जो होते हैं सर, वो मतलब किसी वैल्यू को स्टोर करने के काम होते हैं, किसी रेंज ऑफ वैल्यूज को। रेंज ऑफ वैल्यूज को नहीं, इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस, हम लोग मेमोरी कंटिन्यूअस एक नंबर ऑफ, जैसे हमने एक दिया इंटीजर, राइट, एक इंटीजर दिया, इस तो हम इसमें एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने 10 वैल्यू स्टोर की, ओके, तो एक वैल्यू, एक
एक वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो एरे क्या होता है कि सिमिलर टाइप के जो वैल्यूज हैं उसको हम एक पूरे एक इंडेक्स फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो उसका एक इंडेक्स फॉर्म में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बनाया कि एक, आपने मैट्रिक्स वगैरह पढ़ी है, मैट्रिक्स वगैरह? हाँ सर। जैसे मैट्रिक्स होती है कि ये इंडेक्स पे ये वैल्यू है, जैसे एक मैंने मैट्रिक्स बनाई, जैसे मैंने बनाई एक मैट्रिक्स 2 3, इसका सर इसकी आपकी स्क्रीन रोज, नहीं दिख रही सर। एक सेकेंड, नहीं दिख रही, अभी दिख रही है नोटपैड? स्क्रीन विजिबल हो नहीं रही सर, लेकिन अभी मूव सिर्फ नहीं आपकी कर रही। डेस्कटॉप वाली स्क्रीन। हम्म। हाँ वो थोड़ा मेरा लैपटॉप स्लो है आज, विजिबल हो तो बताना। एबल टू सी माय नोटपैड? नो। लेट मी शेयर अगेन। एबल टू सी नाउ? यस या सर। ओके। तो मैंने ये लिखा कि एक मैट्रिक्स लिखी है मैंने, इसमें 3 वैल्यू डाली है। तो उसमें आप लोग बताओगे कि इसमें रो, नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, और उसको मैट्रिक्स में कैसे हम इंडेक्स करते हैं। या 1 रो 3 कॉलम। 1 रो 3 कॉलम, ओके, 3 कॉलम्स, ओके। तो इसको मैट्रिक्स में कैसे डालते हैं, मतलब इसको पहली वैल्यू को कैसे डालेंगे, पहली वैल्यू को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? 0,0। 0,0, राइट। सेकंड हो गई 0,2, 0,1, 0,1। और तीसरी वैल्यू हो गई 0,2। सो सिमिलरली ये इनको हम जावा या किसी प्रोग्रामेटिक लैंग्वेज में एरे बोलते हैं। तो एरे क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगी, साइज भी होगी। तो एरे की हमेशा एक साइज होती है। तो एरे के जब भी हम मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं उसकी साइज डिफाइन करते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ रो कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। तो सिमिलरली जावा में जब हम एरे डिफाइन करेंगे तो उसकी साइज भी डिफाइन करेंगे, ओके। फिर हम उसमें हर पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर लोकेशन को हम एरे में बोलते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को स्टोर करेंगे। जब हम वैल्यू को स्टोर करेंगे तो बाद में हम सेम वैल्यू को सेम इंडेक्स यूज करके रीड भी कर पाएंगे। तो एरे क्या हो गया, एरे हो गया डेटा, collection of data where we can store the data, we can read the data, and we can do whatever operations we can do, then we can update the data also later. इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। सो एरे हमारे हो सकते हैं 1D हो सकते हैं, 2D हो सकते हैं। सो 1D मतलब हो गया कि केवल एक रो हो गई है। 2D में मतलब 2D मैट्रिक्स में क्या होता है कि मल्टीपल रोज होंगी, 1 2 3, एंड देन फिर ये हो गई 3 4 5। डिस्टरबेंस आ रहा है, म्यूट पे जा सकते हैं क्या 1 सेकंड के लिए? हेलो, हाँ, तब ठीक है। तो 1D में क्या होगा, एक रो होगी, और 2D में मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होंगे, ओके। अब इसको अब जावा में कैसे डिफाइन करते हैं, पहले तो डेफिनेशन हो गई कि ये कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप हो गया। जैसे मैंने इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ तो पूरे पूरे एरे में इंटीजर ही स्टोर करूंगा मैं,
तो सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन हो गया ये। फिर उसमें हम वैल्यू रीड करने के लिए और वैल्यू राइट करने के लिए इंडेक्सेस यूज करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सेस बोलते हैं उनको, और उसकी एक साइज भी होगी। तो 3 चीजें हमेशा याद रखनी है जब भी हम एरे की बात करते हैं। ओके, एरे कैसे डिफाइन करेंगे? इंट के आगे लगाएंगे ये ब्रेसेस, फिर वेरिएबल का नाम, न्यू कीवर्ड, फिर इंट। जैसे हम इंटीजर इंट टाइप का हम एरे डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें इंट टाइप की वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। फिर ये होता है साइज, जो 10 मैंने लिखा है तो इसका मतलब हम 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है? नो। नो नो। ओके, अब इसमें वैल्यू कैसे डिफाइन करूंगा मैं? एरे, वेरिएबल का नाम, फिर उसमें कौन से इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है। जैसे मुझे 0 इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है तो मैं वैल्यू डाल दूंगा, जैसे मैंने 10 डाल दी। एरे में मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू डाल दी, मान लो 15 डाल दी। ओके, थर्ड इंडेक्स पे डाल दी मैंने 25 डाल दी। वैल्यू असाइन करने के लिए मैं इंडेक्सेस यूज करूंगा ऐसे। फिर प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप आपको आता ही है, इंट आई 0 आई लेस देन। तो अब हम जब भी एरे की बात करेंगे तो एरे की हमेशा लेंथ होगी। इसकी लेंथ कितनी है? जो इसकी साइज है 10। और टाइप हो गया क्या? कुछ इनवैलिड कैरेक्टर था। ओके, तो मैंने लूप चलाया कहाँ से? 0 से। अब ये लूप कहाँ तक जाएगा? एरे डॉट लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी? 10। बट हमारे एलिमेंट्स कितने होंगे? अगर हम 0 से 10 तक जाएंगे, जैसे हम 0 से लेके 10 तक गए तो कितने एलिमेंट हो गए? 11। 11 हो गए। हम्म, बट हमारे साइज तो 10 ही है, राइट? हाँ। तो हम लूप को चलाएंगे लेंथ -1 तक, क्योंकि हमने साइज 10 दी है। बस इंडेक्स हमारा चालू होता है हमेशा 0 से, तो इसलिए हम 0 से 9 तक जाएंगे। 0 पे पहली वैल्यू होगी, फर्स्ट पे सेकंड वैल्यू होगी, सेकंड पे थर्ड वैल्यू होगी, राइट? ओके।
एक सेकेंड, कंप्यूटर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखो, मैंने पूरा 0 से लेके 9 तक के इंडेक्सेस प्रिंट किए। फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू क्या मैंने डाली थी 10, तो इट्स रीडिंग वैल्यू 10 राइट। इंडेक्स 1 पे क्या कौन सी वैल्यू डाली थी 15, इसने प्रिंट की 15, तो मतलब 15 वैल्यू हमारी इंडेक्स 1 पे असाइन हो गई। लेकिन सेकंड इंडेक्स पे जो कि थर्ड वैल्यू है, उस पे वैल्यू क्या है 0। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम एरे डिफाइन करते हैं और कुछ कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी जावा में, जो भी उसकी डेटा टाइप है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0। फ्लोट होता तो फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0.0। ओके, स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल, अगर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो जब भी हम एरे डिफाइन करेंगे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देगा, और जब हम वैल्यू असाइन करेंगे तो वो वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। और इंडेक्स 3 पे वैल्यू है 25, तो इसने प्रिंट की है वैल्यू 25, राइट। कोई डाउट? नो सर। नो। ठीक है, अब आप कहोगे कि हमने लेंथ 9 तक ही क्यों चलाया, तो लेंथ 10 तक चला के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है। ये शायद मेरे जावा का लेटेस्ट वर्जन है। हाँ, जावा का लेटेस्ट वर्जन है, तो उसमें लेंथ में हमेशा वो वैल्यू लेता है, 9 तक लेता है।
समझ में आया क्या प्रॉब्लम थी? वैल्यू मतलब हाँ, जैसे एरे एरे हाँ, लेंथ लेंथ कितनी थी? 10 10 राइट, पहले लेंथ थी 10, बट हमारा लूप चल रहा था 9 तक ही, तो मतलब 9 वाली वैल्यू उसको मिल रही थी। क्लियर? जैसे लेंथ कितनी है इसकी? 10 है राइट। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने लूप चलाया 0 से, एरे डॉट लेंथ रिटर्न कर रहा है क्या? 10, बट हमारे लूप कितने तक चलेगा? 10 से पहले तक खत्म हो रहा है। 10 से पहले कौन सी वैल्यू आती है? 9, तो ये 9 तक चलेगा। हमारा लूप चल रहा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये कोई एरर, कोई मतलब सारी वैल्यू हमारी 10 प्रिंट कर रहा था ये। और अगर मैं इसको इसकी साइज से ज्यादा चलाऊंगा, इसकी साइज कितनी है? 10, और मैं इसको चलाऊंगा 10 प्लस 1 11 तक, 11 तक चलाऊंगा, मतलब कहाँ तक चलेगा ये लूप? कहाँ तक चलना चाहिए? 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10th इंडेक्स तक जाना चाहिए। बट हमारे पास साइज तो 10 है, तो ये 10th इंडेक्स तो है ही नहीं उस पे। तो ये क्या करेगा कि 9 तक की सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा, जितनी भी है, जितनी भी हमारे में एरे में वैल्यूज हैं। उसके बाद जब ये चेक करेगा कि एरे में इंडेक्स तो है ही नहीं, तो ये एरर प्रिंट करेगा, एरर थ्रो करेगा। कौन सी एरर थ्रो करेगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मतलब आपने जो इंडेक्स डिफाइन किए हैं उससे आप ज्यादा की वैल्यू रीड कर रहे हो, जो कि अवेलेबल नहीं है। इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड ऑफ लेंथ 10, मतलब तुमने साइज डिफाइन की है 10, बट यू आर ट्राइंग टू रीड इंडेक्स 10, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये एरर थ्रो कर देगा। तो आप जब भी इंटरव्यू दोगे तो उसमें ये एरर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रन टाइम एरर्स क्या होती है। तो दिस काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड रन टाइम एरर्स। तो आपको पता नहीं होता कि साइज कितनी है और आप कौन सी कितनी वैल्यू डाल रहे हो, और जो रन टाइम पे आप वो वैल्यू रीड कर रहे हो, तब रन टाइम पे आपको पता लगेगा कि अरे अरे एरे की साइज तो 10 थी, लेकिन मैं वैल्यू रीड कर रहा हूँ 11। तो रन टाइम पे ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए एरे की हमेशा एक फिक्स साइज होती है, उतनी ही वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं और उतनी ही वैल्यू हम रीड कर सकते हैं। कोई डाउट इस चीज में? नो सर। ओके। अब जैसे मैंने इंटीजर का एरे डिफाइन किया, ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स के एरे भी डिफाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ही एरे डिफाइन करें, यूजर डिफाइन डेटा टाइप के भी एरे डिफाइन कर सकता है। जैसे मैंने एक क्लास डिफाइन की है एक एनिमल करके यहाँ पे, ओके, तो मैं उसके भी एरे डिफाइन कर सकता हूँ। देखो, तो इस एनिमल एरे में मैं कितने ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल क्लास स्टोर कर सकता हूँ? 10 सिमिलर टाइप के। तो डेटा एरे क्या हो गया? डेटा कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, जिसका एक साइज होती है, which has a particular size, and which data can be represented and can be retrieved and can be written or can be updated using the indexes। तो जब भी आप इंटरव्यू में बताया होगा तो ये डेफिनेशंस बताओगे कि एरे क्या होते हैं और एरे क्यों यूज करते हैं। ठीक है? जैसे मैं स्ट्रिंग का भी एरे बना सकता हूँ। str array size 5,
मैंने str एरे पे इंडेक्स पे दे दी वैल्यू एच, तो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। हाई लेस कहाँ तक चलाऊंगा, जितनी इसकी लेंथ है। डॉट लेंथ तो मैंने पहली दो वैल्यू डिफाइन की थी, इंडेक्स 0 पे राज और फर्स्ट इंडेक्स पे जी। बाकी के इंडेक्स पे इसने क्या ले ली, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल। ये वैल्यू को हम कभी भी कहीं भी अपडेट कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसमें कोई ऑपरेशन करूँ बाद में चेंज कर दूँ, जैसे मैंने चेंज कर दिया str array, मैंने फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू डाल दी क्या, अब मैं प्रिंट करता हूँ फिर से, प्रिंट करता हूँ उसको डाल देता हूँ आफ्टर अपडेट। देखो आफ्टर अपडेट एरे में क्या कौन सी वैल्यू आई, पहले इंडेक्स पे पहली वैल्यू है राज जी, और जो फोर्थ इंडेक्स है हमारा, जो लास्ट वैल्यू है वो हो गई कुमार। तो हम वैल्यू कभी भी अपडेट कर सकते हैं, कभी भी रीड कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हैं एरे यूज करके। तो ये हमारा हमेशा डेटा स्टोर करने के काम में आता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। एनी डाउट इन एरे? नो सर। तो भी आप प्रोग्राम लिखोगे एरेज के लिए, रिवर्स हाउ टू रिवर्स एन एरे। अगर एरे के अंदर बीच की वैल्यू पिक करनी हो, वैल्यू, अच्छा बीच की वैल्यू पिक करनी हो तो ओके। मान लो आपको पिक करनी है, सेकंड वैल्यू पिक करनी है, तो आपको जस्ट इंडेक्स देना है। सिस्टम बहुत स्लो है आज। जैसे कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, थर्ड वैल्यू प्रिंट करनी है, थर्ड इंडेक्स वाली।
तो लूप हटा देता हूँ मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए। बस आपको एरे का वो देना है वेरिएबल का, और उसका इंडेक्स देना है, कौन से इंडेक्स वैल्यू चाहिए। थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है हमने कोई डिफाइन ही नहीं किया तो नल है, और मैं मान लो पहले इंडेक्स की चाहिए मुझे, तो एक कर दिया, उसको प्रिंट करके देख लेंगे। पहले इंडेक्स पे वैल्यू क्या है जी। लूप तो मैंने इसलिए बताया कि ताकि पता लगे कि सारी वैल्यू कौन कौन सी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है और हमने कौन कौन सी वैल्यू दिखानी है। तो इसको हमेशा डायरेक्ट इंडेक्स यूज करके हम वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं, और डायरेक्ट इंडेक्स यूज करके वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अगर हम इंडेक्स यूज करके वैल्यू को अपडेट कर पा रहे हैं तो इंडेक्स यूज करके वैल्यू को रीड भी कर सकते हैं। तो इसमें हमेशा रीड और राइट की जो अपनी रीड और अपडेट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है 1। नोट कर लो ये, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरेज की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो अब वैल्यू अपडेट करने के लिए और वैल्यू रिट्रीव करने के लिए और रीड करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज 1। जब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे एक वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास एक एरे है, ठीक है, एक एरे है मेरे पास 1 4 5 6 7 0। इसमें कितनी साइज है इसकी 6, ठीक है। इसमें मैं चाहता हूं मेरे को एक ऑपरेशन करना है फोर्थ इंडेक्स पे, मुझे वैल्यू इंसर्ट 8 एट इंडेक्स 4। ये नोट कर लो, ये प्रोग्राम आपको करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। राइट ए प्रोग्राम एंड फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो। ये आपका होमवर्क है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ टू डिराइव ए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम। ये आपको एक प्रोग्राम करना है और इसके बारे में रीड करना है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, और ये प्रोग्राम मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, पूछूंगा कि आपने कैसे किया और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी से किया। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आपका ये आना चाहिए जब अपडेटेड एरे होगा 1 4 5 6 8 7 एंड 0। फोर्थ इंडेक्स पे 8 वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन। रिप्लेस नहीं करना, मतलब उसकी जगह इंसर्ट करो। अपडेट नहीं करना। देखो कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कहीं भी 3 ऑपरेशन होते हैं, एक होता है रीड, एक होता है राइट, और एक होता है अपडेट, और एक होता है डिलीट। तो डिलीट का तो हम बाद में आएंगे, पहले हम तीन तीन ऑपरेशन पे फोकस करेंगे, रीड राइट और अपडेट। तो रीड तो सिंपल आपने देख ही लिया, अपडेट आपने देख ही लिया, वैल्यू ओवरराइड कैसे करते हैं। डायरेक्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू डालनी है वो उसको ओवरराइड कर देगा। अब हमें देखना है राइट, कि मतलब फोर्थ इंडेक्स पे हमें ये वैल्यू राइट करनी है। अभी फोर्थ इंडेक्स पे 6 है, बट हमें फोर इंडेक्स पे वो वैल्यू राइट करनी है, बट विदाउट अपडेटिंग द ओरिजिनल वैल्यू। सो व्हाट वी विल नीड टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो इंडेक्स पे ऑलरेडी वैल्यू है 7 को शिफ्ट करना पड़ेगा आगे, और जो उसके पहले एलिमेंट है उसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे इंडेक्स पे। फिर वो जब जगह खाली हो जाएगी, वो जगह पे हमें ये वैल्यू राइट करनी पड़ेगी। क्लियर है क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्लियर है।
तो ये प्रोग्राम आपको करना है, और ये प्रोग्राम इंटरव्यू में हमेशा 1 to 3 years एक्सपीरियंस ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो अगर आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा तो एरे एकदम से क्लियर हो जाएंगे, तो एरे में और बाकी कुछ बचेगा नहीं। फिर हम देखेंगे इनहेरिटेंस। तो लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में कोई डाउट है? दोनों में से कोई बताएगा इनकैप्सुलेशन क्या होता है? पर्टिकुलर एक क्लास क्रिएट करके, मतलब एक तरह से एक कैप्सूल की तरह इसको यूज कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे अपन ने वो चेक किया था। एक कैप्सूल जैसे एक एनिमल की क्लास क्रिएट करके उसको दूसरी जैसे मेन क्लास के अंदर कॉल करवाने के लिए ओके। ये जगह को यूज करते हैं। मतलब डिफरेंट वेरिएबल है, उसको डिफाइन करके वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं उसको। ओके, श्रेयांश तुम? Sir, it's like a capsule in which we have two entities. Like first is data member and having methods in a single class. मतलब इसके अंदर एक डेटा मेंबर होता है और उसके मेथड्स होते हैं उसी सेम क्लास के। राइट। और दोनों को मतलब ऐसे एक कैप्सूल की तरह जैसे अपन समझ सकते हैं। और बाकी भी और कुछ होता है? मैंने आपको आप दोनों को एक होमवर्क भी दिया था, एक्सेस मॉडिफायर्स। या पब्लिक, हाँ पब्लिक और उसके लिए ट्राई करने के लिए था उसमें। हाँ, प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड ट्राई करने के लिए बोला था मैंने। यस सर। तो वो ट्राई किए थे आप लोगों ने? नहीं एक्चुअली मतलब पब्लिक और प्राइवेट तो यूज कर लिया था, प्रोटेक्टेड और ये नहीं यूज किया था। हाँ, तो आपको नेक्स्ट क्लास से पहले हमेशा ये सब ट्राई करने हैं, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ता रहता हूँ तो मेरे को पुराना जितने भी हैं वो सब कंसेप्ट क्लियर चाहिए होते हैं, कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई वो कंसेप्ट में, क्योंकि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो वो पुराने कंसेप्ट क्लियर वो बंडल होते जाएंगे। इसमें आपने एनकैप्सुलेशन डेटा सेट का भी बताया था, वो भी यूज कर लिया था। यस, सो एनकैप्सुलेशन में बताया था कि जितने भी हमारे क्लास हैं, एक क्लास में क्या होता है, मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। डेटा मेंबर्स होते हैं अपने, और हमारे मेथड्स होते हैं। तो ये कैप्सूल में होते हैं, जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और जो उसके पास डेटा होगा क्लास ऑब्जेक्ट के पास, वो सिंगल एंटिटी में होगा, तो सिंगल एंटिटी को बोलेंगे क्लास। बट अब ये क्लास के अंदर है, तो बाहर के लोग, बाहर के दूसरे जो क्लासेस हैं, या जो बाहर का जो हमारा सिस्टम है, बाहर का जो हमारा जेबीएम है, वो कैसे एक्सेस कर पाएगा इन सब चीजों को? तो हम एक्सेस मॉडिफायर्स देते हैं इन चीजों को। एक्सेस मॉडिफायर मैंने बताया था 4 टाइप के, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक, प्रोटेक्टेड, और एक होता है अपना डिफॉल्ट। तो इन चारों को आपको देखना है कि कौन सा कहाँ से एक्सेस हो रहा है। पब्लिक का तो मैंने आपको बता दिया था कि कहीं से भी एक्सेस होता है। प्राइवेट का मैंने बताया था कि क्लास विद इन क्लास, कहीं विद इन क्लास ही एक्सेस होता है इसका। डिफॉल्ट का भी मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टेड को ट्राई करना,
कि प्रोटेक्टेड कहाँ से हो सकता है, और इनके चारों के बारे में स्टडी करना। क्यों मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ? बिकॉज ये आपके इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी इंटरव्यू दोगे तो ये क्वेश्चन तो आपको वहां मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चंस है जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं खुद एक्सप्लेन कर सकता हूँ इन टॉपिक्स को, बट जब तक आप ये खुद आप गूगल नहीं करोगे, आप थोड़ा एफर्ट्स नहीं करोगे, तो आपको आपको समझ में नहीं आएगा कि क्योंकि मैं बता दूंगा आप भूल जाओगे। जब आप रिसर्च करोगे, आप खुद के नोट्स बनाओगे इन टॉपिक्स पे, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ सर ने ये चारों पढ़ने के लिए क्यों बोला था। फिर आप जब अपने नोट्स बनाओगे तो आपको वो पूरा याद रहेगा। हाँ, अगर कोई डाउट आएगा तो मैं बिल्कुल वो पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है? तो पहला पहला एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा। आपको पूरा स्टडी करना है, पूरा उसको रिसर्च करना है, फिर आपको अपना नोट्स बनाना है, उसको पढ़ के देखना है। पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने ये एफर्ट किया होता और आपको समझ में नहीं आया हुआ था, तो मैं इसको प्रैक्टिकल करके बताता कि हाँ सर मैंने प्रैक्टिकल किया था लेकिन मेरे से हो नहीं पाया, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताता। क्यों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ? क्योंकि जब आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे, तो आपको वहाँ बताने के वाला कोई नहीं होगा, मेंटर वगैरह कोई नहीं होगा। आपको जस्ट एक टास्क दिया जाएगा कि आपको ये प्रोग्राम करना है। फिर आपको गूगल पर सर्च करके पूरा अपना एल्गोरिथम बना के सब आपको खुद डिलीवर करना है। वो आपको हाई लेवल पे बता देंगे कि हाँ हमें हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। बट जो लोअर लेवल पे है, टेक्निकल लेवल पे, वो आपको ही सॉल्व करना है। तो इसलिए मैं आपको ये हैबिट बनवाना चाहता हूँ कि जो भी आपको कोई प्रॉब्लम मिले मेरी तरफ से या कहीं से भी, तो आप उसके सॉल्यूशंस को ट्राई करें जितना आप ट्राई कर सकते हो। सॉल्यूशन एक तरीके से अगर हो गया है तो उसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने के ट्राई करें। जैसे पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन था, तो उसको आपने बॉयल लूप से ट्राई किया, तो आपको वो सेम फोर लूप से भी ट्राई करना था, और डू वाइल से भी करना था। तीनों तीनों लूप से करना था, तो आपके वो तीनों लूप क्लियर हो जाते हैं। ओके? ठीक है, तो अभी ये नेक्स्ट क्लास के लिए हमारा होमवर्क है, एक तो एरे रिवर्स करना है। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में आप ये भूले ना। रिवर्स एरे, इंसर्ट इन एरे एंड एक्सेस मॉडिफायर्स, ये तीनों इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके? सर जो पैटर्न और वो नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना सर, फॉर लूप वाले, पैटर्न प्रोग्रामिंग और नंबर प्रोग्रामिंग वाले, हाँ 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 हाँ। वो भी पूछते हैं क्या सर इंटरव्यूज में? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पूछते, वो नहीं पूछते। जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना, घर से करने के लिए, अपने खुद से रिसर्च करने के लिए, वही हाँ इंटरव्यू सर। पूछता है, क्योंकि क्योंकि मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ ना। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके तो वो ओके। क्वेश्चन वो क्वेश्चंस नहीं पूछते। हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं हमेशा, जो हमें हमेशा एप्लीकेशन बिल्डिंग में काम आएंगे, जो हमें रियल रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएंगे। ओके सर। इसलिए तो जो भी मैं क्वेश्चंस बोलूँ करने के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। ओके? ओके सर। हाँ, बाकी और ज्यादा 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 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा कि ये क्वेश्चन ये करने हैं, क्योंकि मेरे पास पूरा उनका क्वेश्चन बैंक सब बना हुआ है। मेरे पास सब क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, वो सब मेरे पास बना हुआ है ऑलरेडी। तो मैं आपको जैसे जैसे आपका हैंड्स ऑन होता जाएगा, उस हिसाब से मैं आपको प्रॉब्लम देता चला जाऊंगा। ओके? तो एरे इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एरे पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और उप्स पे।
लेट्स गो टू इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या होता है, और थोड़ा उसका नॉलेज दे देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 कंसेप्ट होते हैं, PIE। पी में क्या था? पॉलीमॉर्फिज्म। polymorphism. आई से क्या था? इनहेरिटेंस। ई से इनकैप्सुलेशन। तो ये तीनों ही इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एरे और ये PIE अच्छे से कर लिए तो आपका मतलब 50% जो इंटरव्यू है वो अच्छे से हो जाएगा। और ये ज्यादा टफ भी नहीं है, आप इसमें एकदम कॉन्फिडेंस ला सकते हो। जो इंटरव्यू हमेशा इन 3-4 पॉइंट से चालू होगा, ये टॉपिक से चालू होता है। तो आपने अगर शुरू में ही अपना कॉन्फिडेंस दिखा दिया, अपनी नॉलेज दिखा दी, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। Okay, sir. तो अभी हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस वर्ड से आपको क्या समझ में आता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है? आपने कहीं पे ये वर्ड सुना है कभी रियल लाइफ में? Yes, sir. जैसे for example, इन if we take example of like father and his children. हाँ हाँ हाँ, राइट। इनहेरिट प्रॉपर्टी, इनहेरिट DNA। हाँ हाँ, इनहेरिट प्रॉपर्टी जो होती है चिल्ड्रन के अंदर जो आती है फादर की, यस फॉर यस यस। एग्जांपल की फेस सिमिलर लगता है कभी कभी, हाँ हाँ, थोड़ा राइट बहुत. राइट। हाँ, राइट राइट। तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, जो हमें उनके पेरेंट्स से मिला है, सुपर पेरेंट्स से मिला है, कुछ प्रॉपर्टीज जो पेरेंट्स से चाइल्ड में, फिर उनके चाइल्ड में इनहेरिट होती जाती है। जैसे हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है तो वो हमें बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाती है, राइट। जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होंगी, जो भी उनके पास चीजें होंगी, वो सब तुम्हारी होंगी बाय डिफॉल्ट। तो इनहेरिट क्या होता है कि जो भी पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है, तो उनके जितने भी चाइल्ड होंगे उनके पास वो प्रॉपर्टीज होंगी ही होंगी। तो इसका यूज क्या है, जावा ने इसको क्यों यूज में लिया उस कंसेप्ट में? तो इसका यूज लिया हमने एक तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए, टू बिल्ड रिलेशनशिप इन एंटिटीज। दूसरा इसका रीजन क्या था? टू रीयूज द कोड। जब भी आप कभी कभी इंटरव्यू में क्या होता है, लोग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इनहेरिटेंस क्या होता है, क्या इसके यूज केसेस हैं। तो इसके रीजंस यही है कि आप एंटिटी में रिलेशनशिप बता सकते हो कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कैसे रिलेटेड है, और इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो दो तीन टाइप के रिलेशन होते हैं। इनहेरिटेंस में होता है इज रिलेशनशिप, बोलते हैं इज रिलेशनशिप। इज रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, ठीक है। रीयूज कोड का मतलब क्या है? जो हमने पेरेंट क्लास में जो कोड लिख दिया है, उसको अब चाइल्ड क्लास में कोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कोड हमने पेरेंट में लिखा है वो चाइल्ड में ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स में कोई डाउट है आपको? सर कोड रीयूज कैसे होगा इसमें? हाँ, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, अभी मैं ओके. बताऊंगा। हाँ, अब जैसे हम एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेते हैं, एनिमल। एनिमल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बताओ। ब्रीथ। वाइल्ड एनिमल. हाँ, वाइल्ड हो गया, पेट हो गया, ठीक है। तो ये बोल लेते हैं हम स्ट्रिंग, टाइप ऑफ टाइप, कौन से टाइप का है,
एक प्रॉपर्टी हो गई उसकी राइट, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई उसकी, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई साउंड। कौन सा साउंड करता है वो, राइट? if that animal is carnivorous, herbivorous. अभी बहुत मिनिमम बेसिक लेके चलता है, ये उसका टाइप क्या है और वो उसकी कौन से साउंड करता है वो, ठीक है। और मान लो बाकी प्रॉपर्टी हो गई नंबर ऑफ लेग्स और नंबर ऑफ हैंड्स, नंबर ऑफ आईज, वो हम बाद में देखेंगे। मैंने बनाया तो जितने भी, अब जैसे डॉग है, डॉग भी एक एनिमल है, राइट? तो हम देखेंगे डॉग इज एन एनिमल। इस सेंटेंस से हमें कौन सी रिलेशनशिप पता लग रही है, इज ए रिलेशनशिप, इज ए। तो जब भी आप रियल वर्ल्ड में देखोगे कि अरे ये तो इज ए रिलेशन है, इज ए रिलेशनशिप मतलब जैसे डॉग इज ए एनिमल, तो मतलब ये डॉग कहाँ से आया है, एनिमल से आया है, तो एनिमल की कुछ प्रॉपर्टी होंगी तो डॉग के पास भी वो प्रॉपर्टी होंगी। तो दिमाग में हमारे तुरंत क्लिक होना चाहिए अरे ये तो इज रिलेशनशिप है, तो हमें यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज करना चाहिए। फिर आया कैट, कैट इज एन एनिमल। कैट भी तो एक एनिमल है, तो इसमें कौन सी रिलेशनशिप हो गई, इज रिलेशनशिप हो गई। दूसरा एग्जांपल क्या होगा इसका, दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, जैसे एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है एक कंपनी में, कंपनी में एक एम्प्लॉय है। दूसरा क्या हो गया, एक हो गया अपना प्रोग्रामर हो गया, एक एचआर हो गया, एक हो गया अपना सेल्स पर्सन हो गया, एक अपना आईटी पर्सन हो गया, एक अपना क्या हो गया, सबका मैनेजर हो गया, और फिर एक क्या हो गए, एडमिन हो गए, जैसे वो रहते हैं अपने पीयून वगैरह रहते हैं, वो सब एडमिन के अंदर होते हैं। एक हो गया अपना स्टाफ हो गया, जो अपने दूसरे काम करता है, स्टाफ बोल देता है उसको, ऑफिस स्टाफ, पेंट्री स्टाफ बोल देते हैं चलो। अभी इन चीजों में बताओ कि कौन सा रिलेशनशिप फिट बैठ रहा है। प्रोग्रामर है, क्या वो एम्प्लॉय है, बताओ। Yes, sir. प्रोग्रामर भी एक एम्प्लॉय है, Yes, sir. एचआर भी एक एम्प्लॉय है, सेल्स पर्सन भी एक एम्प्लॉय है, और आईटी भी एक एम्प्लॉय है, आईटी वाला पर्सन जो भी है, मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है, एडमिन भी एक एम्प्लॉय है, और पेंट्री स्टाफ भी एम्प्लॉय है। तो जो एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी होंगी, जैसे क्या एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी होंगी, बताओ। एक एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी क्या होगी, आप कंपनी में काम करते हो, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपका एम्प्लॉय कोड होगा, एम्प्लॉय का क्या होगा, नेम होगा, एम्प्लॉय का क्या होगा, एड्रेस होगा,
एम्प्लॉय of का क्या birth. होगा? डेट ऑफ बर्थ होगा। एम्प्लॉय का क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय का क्या होगा? डिपार्टमेंट होगा। करेक्ट। तो ये हम प्रॉपर्टी, अब तुम ये चारों प्रॉपर्टी सबको अलग अलग डिफाइन करना पसंद करोगे या एक ही जगह तुमने लिख दिया एम्प्लॉय क्लास में और उनको एक्सटेंड कर लिया, इनहेरिट कर लिया प्रोग्राम में? या तो तुम ये चारों सारी प्रॉपर्टी सारी क्लास में डिफाइन करो, या एक ही जगह डिफाइन कर दो और उसको क्या कर लो, इनहेरिट कर लो प्रोग्राम में, प्रोग्रामर क्लास में से मैंने प्रोग्रामर लिया। तो ये प्रॉपर्टी तुम फिर से लिखना चाहोगे ये क्लास के अंदर या इसको इनहेरिट करना चाहोगे डायरेक्ट? क्योंकि तुम्हें पता है कि एम्प्लॉय की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोग्रामर की भी प्रॉपर्टी होंगी। तो कोड रीयूज हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. बट प्रोग्रामर की क्या होगी, कुछ उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रोग्रामर की अपनी अलग प्रॉपर्टी क्या होगी? जैसे मैंने प्रोग्रामर की बोल दिया कि स्किल्स, उसकी टेक्निकल स्किल्स क्या है। टेक्निकल स्किल्स में आ जाएगा उसका एक एरे बनेगा टेक्निकल स्किल्स का। तो उसकी स्किल्स होंगी जैसे जावा, पाइथन वगैरह। तो ये प्रोग्रामर के स्पेसिफिक होंगी। बाकी सारी प्रॉपर्टी तो कॉमन है उसकी, बट ये जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो इसके पास टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट आ ही जाएंगी और ये इतनी प्रॉपर्टी हो गई। तो उसका एक एम्प्लॉय कोड होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय एड्रेस होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ब्लड ग्रुप होगा, डिपार्टमेंट होगा, उसकी टेक्निकल स्किल्स होगा। तो कुछ प्रॉपर्टी उसकी कहाँ से आई? उसकी पेरेंट क्लास से आई। पेरेंट क्लास कौन सा है? एम्प्लॉय है। खुद कुछ प्रॉपर्टी उसकी खुद की है, जैसे उसकी टेक्निकल स्किल्स हैं जो उसको डिफरेंशिएट करती है अलग एम्प्लॉयज से। ओके, एनी डाउट? नो। फिर उसका एक रहेगा जैसे मान लिया एक और प्रॉपर्टी रहेगी उसकी, प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो, उसकी प्रोजेक्ट आईडी रहेगी। तो ऐसे कुछ कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी। चाइल्ड की कुछ कुछ प्रॉपर्टी अलग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे मैंने पहले एक एनिमल क्लास बनाई थी, इसमें मैंने डाल दिया एनिमल टाइप, स्ट्रिंग नेम, एनिमल का नेम। मैं इसमें डाल देता हूँ एक साउंड। तो एक एनिमल के पास उसका कौन सा टाइप का एनिमल है, क्या वो उस एनिमल का नाम है और कौन सी वो साउंड करता है। तो मैंने एक दूसरी क्लास बनाई थी डॉग करके, इसको मैं कर लूंगा इनहेरिट। इनहेरिट कैसे करते हैं? उसके लिए एक कीवर्ड है एक्सटेंड। तो कोई भी क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करने के लिए कीवर्ड यूज करेंगे एक्सटेंड्स। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्सटेंड, कौन सी क्लास से प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, एनिमल। तो आप पहले हम अपने माइंड में हमेशा सोचोगे अरे डॉग इज ए एनिमल, तो उसका जावा में कन्वर्जन क्या हो जाएगा? डॉग इज ए। इज ए का मतलब एक्सटेंड। तो जहां भी आपको इज ए दिख जाए उसकी जगह लगा दो एक्सटेंड्स। डॉग इज एक्सटेंड एनिमल। डॉग किसको इनहेरिट कर रहा है? एनिमल। इसमें अब रिलेशनशिप क्या हो गया?
जिसमें चाइल्ड क्लास कौन सी हो गई? डॉग। पेरेंट क्लास कौन सी हो गई? एनिमल। तो जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे जावा में, तो 3-4 कीवर्ड यूज करेंगे। एक्सटेंड्स, फिर यूज करेंगे पेरेंट क्लास, फिर यूज करेंगे चाइल्ड क्लास। तो ये तीनों तीनों चीजें आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगनी चाहिए। तीनों चीज क्लियर है? हाँ सर। ओके, गुड। अब मैंने बताया कि एनिमल के पास ऑलरेडी नाम है, टाइप है, साउंड है, तो साउंड मेथड ऑटोमेटिकली डॉग के पास आ जाएगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, उस मेथड को चेंज कर देता हूँ। Sound। तो मैंने वो मेथड को रीराइट कर दिया, अपडेट कर दिया। मेथड तो ऑलरेडी उसको मिला कहाँ से, एनिमल से। तो मैंने उसको रीराइट कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। इसको टेस्ट करते हैं, तब समझ में आएगा। मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग, टी डॉग। डॉट डॉट नेम, टी डॉट टाइप, टी डॉट डायरेक्ट कॉल करा देते हैं, क्योंकि वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। बताओ, डी के पास नेम एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? डी डॉट नेम किया मैंने, पर मैंने डॉग में नाम, नेम नाम की प्रॉपर्टी तो दी ही नहीं है, राइट? अगर आप डॉग क्लास देखोगे तो मैंने इसमें कोई नाम वाम तो डिफाइन किया नहीं है, इसका डेटा फील्ड, राइट? बट मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ डी डॉट नेम, डी डॉट टाइप भी आ रहा है। तो मतलब जो एनिमल की प्रॉपर्टीज थी, नेम और टाइप, ये ऑलरेडी डॉग क्लास को मिल चुकी है। डॉग क्लास को मिल चुकी है, जो हमें दिखती नहीं है, बट इंटरनली जेवीएम को पता है कि हाँ, ये एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसके पास जो एनिमल के डेटा फील्ड्स हैं ऑलरेडी, ये डॉग क्लास को भी दे देगा। तो इसलिए ये यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं डी डॉट नेम एंड डी डॉट टाइप। डिफॉल्ट वैल्यू लेगा क्योंकि हमने वैल्यू डिफाइन नहीं की। ये देखो, जब हमने मेथड कॉल किया तो कौन सा मेथड कॉल किया इसने?
जो उसने हमने 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 इनहेरिट किया है। इनहेरिट कौन सा मेथड किया है हमने? साउंड मेथड किया है, बट उसको हमने चेंज कर दिया है। ये प्रिंट करेगा ये। इसमें कोई डाउट है आपको? सर एक बार स्टार्टिंग से एक बार वापस ब्रीफ कर दो ना, ताकि एक ओके बार वापस क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके। तो मैंने पहले एक एनिमल क्लास बनाई, उसको दो प्रॉपर्टी दी, एनिमल का टाइप और एनिमल का नाम। यस सर। और एक मैंने उसका कैरेक्टरिस्टिक दी, मेथड दिया साउंड। और साउंड में मैंने कोई इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया, बस मेथड डिफाइन किया कि हाँ कोई एनिमल है तो एनिमल कुछ ना कुछ साउंड करते ही होंगे, राइट। राइट सर। फिर मैंने डॉग में उसकी सारी प्रॉपर्टीज ले ली, सारी प्रॉपर्टीज ले ली। तो ये जो प्रॉपर्टीज आई हैं, ये जो दो फील्ड आई हैं, ये जो दो फील्ड हैं वो डॉग के अंदर ऑटोमेटिकली आ गई। ये फील्ड यहाँ पे मैं लिखूं या ना लिखूं, ऑटोमेटिकली जेवीएम को पता है कि ये दो प्रॉपर्टी डॉग के पास है, तो उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और मेथड भी इसके पास, मेथड की भी इसके पास आया है सेम मेथड। मेथड का आप देखोगे सिग्नेचर सेम है, पब्लिक वॉइड साउंड। मेथड का सिग्नेचर सेम है, सेम मेथड मैंने यहाँ पे लिया है। मतलब मेथड भी इनहेरिट होके आया है, बट मैंने मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चेंज कर दिया। यहाँ पे तो मैंने इम्प्लीमेंटेशन में कुछ रखा ही नहीं है, बट मैंने चाइल्ड क्लास में उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है। तो तीनों ठीक है। तीनों दोनों प्रॉपर्टी आ गई, मेथड भी आ गया, बट मेथड मैंने चेंज कर दिया। तो इनहेरिटेंस में क्या होगा कि प्रॉपर्टी इनहेरिट होंगी, मेथड भी इनहेरिट होंगे। तो हम बट और हम दोनों वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हम उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में, और उसकी मेथड भी चेंज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। मैंने बताया ना कि प्रॉपर्टी इनहेरिट होंगी, बट हम चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes. तो जब मैंने डी डॉट साउंड कॉल कराया, तो कौन सा वाला कॉल हुआ? डॉग क्लास वाला। डॉग वाले क्लास में मैंने इम्प्लीमेंटेशन क्या दे रखा है? जब ये साउंड मेथड कॉल होगा तो ये प्रिंट करेगा डॉग बार्क्स। तो डॉग बार्क्स ही कॉल हुआ। ठीक है। अगर आप कहोगे कि नहीं सर मेरे को वैल्यू चेंज नहीं करनी है, मेरे को बिना वैल्यू चेंज करके दिखाओ, तो एक बार वो वाला करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि एनिमल मेक्स सम साउंड। ठीक है, मैं नहीं पता कौन सी साउंड कर रहा है, मैं यहाँ से ये मेथड डिलीट कर देता हूँ। बस जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है एनिमल की वही इनहेरिट कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। अब क्या प्रिंट करेगा ये बताओ? देख लो एक बार फिर से। यहाँ पे मैंने मेथड लिखा है साउंड, और इसका इम्प्लीमेंटेशन है ये। और मैंने डॉग क्लास में कुछ नहीं लिखा। टेस्ट क्लास में मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसका मेथड कॉल कर रहा हूँ साउंड। अब इसका आउटपुट क्या होना चाहिए बताओ? सर जो पेरेंट क्लास में हमने जो इम्प्लीमेंट किया है साउंड के अंदर। ओके। और लकी आप? हाँ, वही वैल्यू रहेगी जो पेरेंट क्लास के अंदर है। ओके, सो हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखो वही लाइन आई जो कि एनिमल क्लास में लिखी है हमने। हम्म। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि डॉग ने एनिमल की सारी प्रॉपर्टी एक्सटेंड करके इनहेरिट कर ली। अब मैं अपडेट कर देता हूँ इस मेथड को फिर से डॉग में। और मैं वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ।
मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ये मैंने लाइन दे दी। अब क्या आउटपुट होना चाहिए उसका? अब बताओ क्या आउटपुट होना चाहिए? सर एक बार देख वापस लो। दिखाना उसको। हाँ देख लो। सर नेम और ये साउंड के अंदर जो साउंड क्लास के अंदर ये पब्लिक वाइड साउंड के अंदर जो प्रिंट कर रहे हैं अपन विद नेम दिस इज ए, या वही रहेगा, दिस इज ए डॉग हु हु बार्क्स। बार्क्स। राइट। देखो नाम प्रिंट किया डॉग, डी डॉट नेम, और डी डॉट साउंड में क्या प्रिंट किया? जो हमने वैल्यू अपडेट कर दी है। तो इनहेरिटेंस थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ सर। यस तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करके और रियल एग्जांपल करके दिमाग में फिट कर लोगे ना, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। सर कोई एक ऐसा प्रैक्टिस के लिए तो बताओ ना सर, कोई ऐसा सिंपल सा। ठीक है, मैं लिंक भेजता हूँ। हाँ सर ओके। ठीक है सर। प्रैक्टिस के लिए तुम कर सकते हो व्हीकल वाला। व्हीकल बनाओ एक, और उसके बनाओ व्हीकल के चाइल्ड क्लास जैसे कार कार एक व्हीकल होती है, बस एक व्हीकल होती है। बाइक भी एक व्हीकल है, राइट? हम्म। एरोप्लेन भी एक व्हीकल है। उनके मेथड्स अलग अलग हैं। एरोप्लेन फ्लाई करता है, फिर एक चॉपर हो गया। चॉपर भी फ्लाई करता है, उसका मैकेनिज्म अलग होता है, चॉपर कैसे फ्लाई करता है। तो रियल एग्जांपल बहुत सारे हैं। व्हीकल वाला ट्राई करना। यस सर। ओके यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मतलब आपको करना ही है, इसको स्किप नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे ट्यूसडे को, ठीक है? तो ट्यूसडे को परसों। मुझे रिमाइंड भी कर देना जब आप लोग फ्री हो, तो मैं ऑल सेटअप करके तैयार रहूंगा। तो सर ट्यूसडे को सर है ना, मैं मतलब अभी क्या मेरे होम टाउन आया होता, तो मेरी 4 बजे शाम को ट्रेन रहेगी, वापस जयपुर जाऊंगा मैं। तो ओके ट्यूसडे को फिर ओके। इवनिंग में कर नहीं पाऊंगा मैं। वेडनेसडे। वेडनेसडे इज परफेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को क्लास रखता है। यस सर। वेडनेसडे एंड क्लास एक क्लास और रखेंगे, क्योंकि ये वीक की हमारी एक क्लास मिस हो गई थी ना, ये लास्ट वीक हाँ में, क्योंकि मैं हाँ था सर। नहीं। तो एक क्लास रखेंगे हम, एक फ्राइडे को और एक रखेंगे संडे को। 3 क्लास रखेंगे ये वीक में। ठीक है सर। ओके ओके। यस सर। और मैंने आपका होमवर्क ऑलरेडी प्रिंट कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, और एक एग्जांपल भी करना है इनहेरिटेंस का। यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, ओके। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी इनहेरिटेंस के लिए और एरे के लिए। इसमें कुछ भी डाउट हो तो ये आप 3-4 बार ट्राई करना, और रिपीट करके देखना क्लास को, फिर से रिपीट करके देखना, 3-4 बार देखना, और अपने नोट्स बनाना। और इसकी एकदम मतलब अच्छे से आ जाना चाहिए। जो आज की क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मिस मत करना इसको।
Yes, sir. ओके ओके चलो Okay, sir. Thank you, sir. ओके वेलकम Thank you, sir. Thank you.